हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जैसा कि आपको पता है कि हम जो हिंदी के प्रश्न पत्र कहीं पर भी हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो वो हम हल कर रहे हैं ताकि आने वाली परीक्षाओं में उससे कुछ मदद मिल सके। क्योंकि PYQs हल करना किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने इस प्रश्न पत्र के 50 प्रश्न पहले हल किए थे। अब हम 50, 51 से और 100 तक, 100 तक इस वीडियो में हल करेंगे। और लास्ट जो प्रश्न मैंने दिया था कि लोक संग्रह का भाव तुलसी की भक्ति का एक अंग है, पुराने वीडियो में, कि इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर एक लोगों ने दिया है, उनका मैं नाम लास्ट में इसी वीडियो में बताऊंगी आपको। तो चलिए चलते हैं हम आज अपने पहले प्रश्न पर। मतलब आज हम 51 से और 100 तक प्रश्न हल करेंगे। देखिए, मैंने अपने वीडियो जो मेरा चैनल है इस पे मैंने 4 प्रश्न पत्र अभी तक हल करा के डाले हैं। ये हमारा 5वां प्रश्न पत्र है जिसको हल करा के मैं डाल रही हूँ। और ये जितने भी प्रश्न पत्र मैंने डाले हैं, ये UGC नेट, HPSC, TGT, PGT, इन सब, DSS भी, जितनी भी हिंदी से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। PYQs किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप कोई भी वीडियो देखिए, या जो लोग सेलेक्ट होते हैं या जो लोगों ने पहले कोई भी परीक्षा निकाली है, उनसे आप पता करिए, तो वो हमेशा बताएंगे कि PYQs बहुत मस्ट होती है किसी भी परीक्षा के लिए। इसलिए हम PYQs अभी हल कर रहे हैं। फिर हम क्योंकि नेट की परीक्षाएं अभी आने वाली हैं 29 जून को, तो उन बच्चों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके बाद में हम जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं, जैसे कि कबीर हो गए, तुलसी हो गए, जायसी हो गए, सूरदास हो गए, निराला, छायावाद के जितने भी कवि हैं, द्विवेदी युग के जितने कवि हैं, भारतेंदु युग के जितने कवि हैं, इनको हम जैसे कि जो प्रमाणित पुस्तकें हैं, जैसे बच्चन हो गए, और आपके रामचंद्र शुक्ल हो गए, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा है, उस पर हम एक वीडियो लेके आएंगे। जैसे कि हमने कबीर के ऊपर एक वीडियो लिया, तो कबीर में हमने बच्चन ने क्या कहा है कबीर के बारे में, ठीक है, और शुक्ल जी ने क्या कहा है। फिर उसके बाद में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने क्या कहा है, नगेंद्र की पुस्तक में क्या लिखा है। कम से कम 3 या 4 वीडियो, 3 या 4 लोगों का की पुस्तकों में जो भी कबीर के संबंध में दिया है, हम वो हल करेंगे। कबीर का मतलब हमारे कबीर पूरे तैयार हो गए। अब कबीर से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, वो किसी भी पुस्तक से हो, तो वो हमारा हल होगा। उसके बाद ऐसे ही हम जायसी का करेंगे। इसी तरह से अगर हमने कवियों को तैयार कर लिया, तो साथ ही साथ हमारे काल भी तैयार होते चले जाएंगे। जैसे अगर हमने भक्ति काल के चारों कवियों को तैयार कर लिया, भक्ति काल के, तो हमारा पूरा भक्ति काल तैयार हो जाएगा। ये जो एक तरीका होता है पढ़ने का और चीज़ों को याद रखने का, वही तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे कि आप जब भक्ति काल पढ़ते हैं, तुलसीदास को पढ़ते हैं, तो तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने उन्होंने कालखंडों में बांटा नहीं है, लेकिन फिर भी जब उन्होंने लिखा है, तो हम जब देखते हैं एक हमें पैटर्न नज़र आता है। भले उन्होंने हेडिंग्स ना दी हैं, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें पैटर्न नज़र आता है कि सबसे पहले थोड़ा सा जन्म के बारे में लिखा है, फिर माता पिता के बारे में लिखा है, फिर बाद में जन्म स्थान के बारे में लिखा है, फिर उनकी भक्ति के बारे में लिखा है, उनकी भक्ति के बारे में कितने पॉइंट उन्होंने रखे हैं, और मित्र के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद में तीर्थ यात्रा कितनी उन्होंने की है, उसके बारे में लिखा है। फिर उनकी भाषा कैसी है, उसके बारे में लिखा है। उनकी जो भक्ति है, उसका स्वरूप कैसा रहा है, तापस स्वरूप रहा है, तो उसके बारे में लिखा है। ऐसे करके कुल जो है वो 31 हेडिंग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 31 चीज़ों पर बात की है तुलसीदास की। तुलसीदास ही सबसे भक्ति काल में सबसे ज़्यादा लंबा जो प्रकरण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो तुलसीदास का है। तो 31 हेडिंग हमें तैयार करनी है। कुछ हेडिंग्स बहुत छोटी छोटी हैं, तो जब हम उनको देखेंगे और जिसमें ज़्यादा हमें समझने वाला होगा, वो हम समझेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे। तो ये
ये एक वे होता है पढ़ने का। तो इससे जो आपका इतिहास है, जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसके बिहाफ़ पे आपकी जो पढ़ाई है, जब तक आप इंटरव्यू ना दे दें तब तक आपके ये सारी पढ़ाई काम आएगी। फिर जब आप पढ़ाएँगे तब भी आपकी ये पढ़ाई काम आएगी। इसलिए हम ये अभी ये प्रश्न हल करा रहे हैं, फिर उसके बाद हम बिल्कुल बहुत अच्छे से शेड्यूल बना के इस तरह से पढ़ाई करेंगे। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये आज से मैंने सोचा है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको ये वीडियो दूँगी, और ये शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में ये जो वीडियोज़ हैं ये मेरे चैनल पे आएँगी। ये कुल 50 से 100 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी होगी, जो कि आप लोग डेली लगा लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। ये कोई ना कोई पेपर होंगे पुराने जो कहीं भी हुए होंगे, वो मैं लेती हूँ और फिर उनको हल करके आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, चलिए। और इसमें हर दिन एक प्रश्न आपके लिए रहेगा। तो इस तरह से ये एक शेड्यूल है, आज मैंने बताया। और चलिए चलते हैं, हम अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, और अपने पहले प्रश्न पर। सूरदास किस दार्शनिक सिद्धांत से प्रभावित हैं? भक्ति काल का प्रश्न है। तो आपको पता है कि सूरदास किससे हैं? शुद्धाद्वैतवाद से हैं। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। कुछ लोग विष्णु स्वामी भी मतलब होता है, तो कहते हैं क्या विष्णु स्वामी गलत है? जी नहीं, बिल्कुल सही, मतलब विष्णु स्वामी गलत नहीं है। अगर वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी दोनों आते हैं तो आपको तो दोनों नहीं आएंगे। अगर वल्लभाचार्य आएंगे तो आप शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का लगाइएगा, और अगर विष्णु स्वामी आएंगे तो शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी का लगाइएगा। ठीक है। और चूँकि वल्लभाचार्य के ही शिष्य परंपरा में सूरदास आते हैं, तो सूरदास और अष्टशाप के जितने भी कवि हैं वो सब शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। फिर उसके बाद में हम चलते हैं अपने 52 नंबर प्रश्न पे कि कबीर का पहला संग्रह कहाँ हुआ है। यहाँ कबीर का पहला संग्रह नहीं, मतलब कबीर की जो रचना है उसका पहला संग्रह कहाँ हुआ है, मतलब कहाँ हुआ है वो तो आपने बच्चन वाली बुक में पढ़ा होगा कि धनौती में हुआ है। ठीक है, लेकिन किस नाम से हुआ है? तो बीचक नाम से हुआ है। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। 53 नंबर हमारा प्रश्न है, 53 नंबर हमारा प्रश्न है कि अंधेरे में काव्य नामक एक आत्मनिर्वासित व्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह नामवर सिंह जी का हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न है, और कह रहा है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला की ये पंक्तियाँ हैं, सभी को पता होगा, लेकिन ये किस रचना में उन्होंने अपनी किस रचना में कही है? तो उन्होंने अपनी सरोज स्मृति में कही है ये। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा सरोज स्मृति। ठीक है, सरोज स्मृति ये उनकी पुत्री का नाम था सरोज। और निराला आपको पता है कि छायावाद युग के लेखक हैं, स्तंभ में आते हैं, लेकिन ये प्रगतिवादी कवि भी कहेंगे इनको, क्योंकि निराला जो थे वो बहुत मतलब प्रगतिवादी थे। उनकी सोच जो थी वो बहुत प्रगतिशील थी। उन्होंने जो अपनी पुत्री का सरोज स्मृति में चित्रण किया है, मतलब उससे पहले हिंदी साहित्य में किसी ने अपनी पुत्री का ऐसा चित्रण नहीं किया था। सब लोग अपनी नायिका के रूप में जो लिखते थे वो अपनी पत्नी या प्रेमिका को लिखते थे। निराला ऐसे क्रांतिकारी कवि थे कि उन्होंने प्रथम बार अपनी पुत्री को लेकर लिखा था, और उन्होंने अपनी पुत्री को पाला पोसा बड़ा किया। और निराला ने जब अपनी पुत्री की 19 वर्ष की अवस्था में शादी कराई, सरोज स्मृति में उन्होंने कहा है, तो कोई पंडित नहीं था कि उनकी पुत्री के जो फेरे हैं वो पढ़ाए, क्योंकि इंटर कास्ट मैरिज थी। तो निराला ने स्वयं अपनी पुत्री की जो विवाह की जो रीति होती है वो कराई थी, खुद ही उन्होंने अपनी पुत्री की शादी कराई थी। तो ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे निराला। उसके बाद में है, उस समय इतना क्रांतिकारी होना वास्तव में अपने आप में अतुलनीय है। आगे हम चलते हैं, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा हैं। और इसके कितने भाग हैं ये आप लोग बताइएगा, और कब कब कौन कौन सा भाग प्रकाशित हुआ है ये भी आप बताइएगा। आगे हम चलते हैं,
56 नंबर हमारा प्रश्न है कि असाध्य वीणा कविता आधारित है। ये तो पता होगा कि असाध्य वीणा कविता किसकी है, ये भी पता होगा कि असाध्य वीणा कविता कौन से संग्रह में है। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा है कि असाध्य वीणा कविता जो है, ये जो कविता है ये किस पर आधारित है। तो ये हिंदू कथा पर आधारित है कि जैन कथा पर आधारित है कि कल्प कथा पर आधारित है कि बौद्ध कथा पर आधारित है, बताइए, जवाब दीजिए। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि बौद्ध कथा पर आधारित है। असाध्य वीणा जो हमारी कविता है, ये जो कविता है हमारी, ये असाध्य वीणा, ये एक जापानी कथा पर आधारित है। ठीक है, एक जापानी लोक कथा पर आधारित है। और वो ये जापानी लोक कथा कहाँ से ली गई है, किस पुस्तक से ली गई है। अगर ये पूछें कि ये जापानी लोक कथा किस पुस्तक से ली गई है, तो ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक है टेमिंग, लिख लीजिएगा आप लोग, कहीं नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता हो तो, टेमिंग ऑफ हार्प। ठीक है, टेमिंग ऑफ हार्प। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है टेमिंग ऑफ हार्प। और जापानी लोक कथा है, ये किसकी पुस्तक है, ये जो पुस्तक है ये किसकी है, तो ये ओकाकुरा की पुस्तक है। किसकी, ओकाकुरा की पुस्तक है। पुस्तक का नाम है टेमिंग ऑफ हार्प, ओकाकुरा की पुस्तक है। और ये जापानी लोक कथा है, और यह जापानी लोक कथा बौद्ध मिथक से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अज्ञेय व्यक्तिवादी नहीं, व्यक्तित्ववादी कवि हैं, यह कथन किसका है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि असाध्य वीणा कविता में साधक का क्या नाम है। तो आप सबको पता होगा साधक का क्या नाम है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। साधक का क्या नाम है, प्रियंवत। ठीक है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है कि असाध्य वीणा जो कविता है, हाँ 59 नंबर पे चलते हैं कि अंधेरे में कविता शिशु अंत में किस प्रतीक में बदलता है। अंधेरे में जो कविता है, इसमें जो शिशु है, शिशु की बात होती है ना। अंधेरे में कविता बहुत फेमस है मुक्तिबोध की, और ये यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। उसके बाद में ये आपके एमए के पाठ्यक्रम में भी लगी होगी, आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। और ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रतीकों से भरी हुई कविता है। हर चीज़ प्रतीक के रूप में जो लेखक है उसने लिखा है। अंधकार भी किसी का प्रतीक है, जो गहन गुफा है वो भी किसी का प्रतीक है। तो ये कविता आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज़िंदगी में एक बार बहुत अच्छे से इस कविता को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो शिशु जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक है, सूरजमुखी के फूल का प्रतीक है। ठीक है, प्रतीक बहुत इसमें आए हैं, तो शिशु किसका प्रतीक है, सूरजमुखी के फूल का। और अब बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको तो ये पढ़ना ही चाहिए। फिर उसके बाद में हमारा जो ये हमने कौन सा 59 प्रश्न हल किया था, तो अब हम 60 पे चलते हैं। 60 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि अंधेरे में कविता काव्यवाचक पिता कहकर किसे संबोधित करता है। कविता में जो काव्यवाचक है वो पिता कहकर किसे संबोधित करता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। देखिए, कविता पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, वरना तो पिता चूँकि महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, तो सभी ये समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी को मतलब कहा होगा, लेकिन किसको कहा है, बाल गंगाधर तिलक जी को कहा है। इसलिए कविता पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। जब वो बच्चा जो अंधेरे में कथा में वो कैसे बच्चा बनता है, फिर बाद में कैसे सूरजमुखी का फूल बनता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको जब आप कविता पढ़ेंगे तो बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएंगी। फिर है विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह की भाषा है। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह की भाषा है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है, किस भाषा वैज्ञानिक ने दी है, ये प्रश्न पूछा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक जो है, मतलब जो संकेत है, वो शब्द समूह की भाषा है। ये किसने कहा है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। और जो हमारा 62 नंबर प्रश्न है कि प्रयोग के आधार पर भाषा के विविध रूपों का सही क्रम बताइए। जो प्रयोग जो हम लोग बोलते हैं उसके आधार पर भाषा का जो सही क्रम है वो आपको बताना है। बताइए, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में।
तो इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले देखिए व्यक्ति बोली होगा, क्योंकि जो व्यक्ति हम और आप बोलते हैं तो हमारी अपनी एक भाषा होती है, ठीक है, मतलब उसे कहते हैं व्यक्ति की बोली, ठीक है। उसके बाद में उपबोली, वो कहीं जाकर उपबोली से मिलती है, फिर बोली, और फिर उसके बाद में भाषा। अगर देखिए सबसे पहले इधर भाषा लिखा होता, ठीक है, यहाँ पे भाषा लिखा होता, फिर उसके बाद में यहाँ पे बोली लिखा होता, उल्टा मतलब ये क्रम अगर उल्टा होता तो इधर से हम लगा लेते, लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर चला है और यहाँ क्या है, ऊपर से नीचे चला है। तो चाहे इधर का क्रम आपको मिले या इधर का क्रम मिले, आपको ये समझना है कि सबसे पहले भाषा आएगी, फिर बोली आएगी, फिर फिर उपबोली भाषा आएगी, बोली आएगी, उपबोली आएगी, व्यक्ति बोली आएगी। सबसे इधर से अगर हम शुरू करते हैं तो व्यक्ति बोली आएगी, फिर उसके बाद उपबोली आएगी, बोली आएगी और भाषा आएगी, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं कि जिन ध्वनियों को अलग अलग खंडित किया जा सके और उनकी स्वतंत्र सत्ता हो, जिन ध्वनियों को अलग अलग खंडित किया जा सके, क्या पूछा है, खंडित किया जा सके। एक सेकेंड, आज कुछ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। जिन ध्वनियों को अलग अलग खंडित किया जा सके, उनकी स्वतंत्र सत्ता हो, ऐसी ध्वनियों को क्या कहा जाता है, तो ऐसी ध्वनियों को कहा जाता है खंड ध्वनियाँ, ठीक है। खंड ध्वनि या खंड स्वनिम। देखिए स्वनिम क्या होते हैं, स्वनिम जो ध्वनि है उसी का ही रूप है, ठीक है। अब उसमें कितने प्रकार के स्वनिम होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक खंडे होते हैं और एक खंडे होते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है खंडेतर। दूसरा क्या होता है, खंडेतर। खंडेतर होता है। अब कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि खंडे जो होते हैं वो स्वर होते हैं और खंडेतर जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। जी नहीं, ये गलत है। जो आपके खंड होते हैं वो स्वर और व्यंजन दोनों ही खंड होते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन दोनों ही खंड होते हैं। और खंडेतर क्या होते हैं, खंडेतर चार होते हैं हमारे। एक खंडे होता है, ठीक है, और दूसरा होता है खंडेतर। खंडे जो होते हैं वो स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है, स्वर व्यंजन दो होते हैं। खंडेतर जो होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हम मुख्य रूप से देखेंगे वो चार देखेंगे, ठीक है। बालाघात। बालाघात क्या होता है, जब हम कोई चीज़ कुछ बोलते हैं तो जो हम बल लगाते हैं, ठीक है, वो बालाघात होता है, ठीक है। कहीं पे रुकने के लिए, किसी चीज़ को बोलने के लिए, ये सब डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना बताती हूँ कि बालाघात होता है, अनुतान होता है, ठीक है, मात्रा या दीर्घता होती है, ठीक है, मात्रा या दीर्घता होती है, अनुनासिक होता है एक, और एक संहिता होती है, संगम होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सॉरी, मैंने शायद शुरू में चार बोल दिया था। उसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है कि अर्धविवृत, मध्य, इसमें तीन चीज़ देखिए पूछा है, अर्धविवृत, अर्धविवृत कौन सा है, मध्य कौन सा है, ठीक है, और पश्च कौन सा है, ठीक है। ये तीनों किसमें हैं, तो ये तीनों जो हैं हमारे, ये हमारे ओ और अ में मिलेंगे, ठीक है। आपको अर्धविवृत, मध्य और पश्च ये एक टेबल ज़रूर याद करनी चाहिए, इससे भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। उसके बाद में आपका जो है, देखिए एक चीज़ कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि याद तो कर लेते हैं लेकिन फिर वो भूल जाते हैं। तो देखिए अर्धविवृत क्या होता है, ये हमारी जो बोलने की, मतलब जब जो चीज़ें जो शब्द हम बोलते हैं, जैसे कि अक्षर हम बोलते हैं, तो विवृत मतलब क्या होता है, विवृत का अर्थ होता है कि ओपन, ठीक है, ओपन, ठीक है। अब क्या ओपन, जब मुख विवर के आधार पर विवृत और अर्धविवृत माने जाते हैं हिंदी में, तो ओपन क्या, ओपन मतलब मुख हमारा अगर पूरा ओपन हो जाए, ठीक है, पूरा, जैसे कि ये हमारा मुख है और ये पूरा ओपन हो जाए जिसमें, तो वो जो स्वर है वो क्या कहलाएंगे, विवृत कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम जो बड़ा आ है, जैसे आम, बड़ा सी आम वाला जो आ है, वो जब हम बोलते हैं तो हमारा जो मुंह है वो पूरी तरीके से खुल जाता है। आ जब हम बोलते हैं तो मुंह पूरी तरीके से खुल जाता है। मुख जब पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, विवृत का अर्थ है ओपन हो जाता है, तो फिर वो हमारे शब्द क्या होते हैं, वो जो अक्षर हैं, वो जो वर्ण हैं, वो क्या कहलाएंगे सॉरी,
तो जिन वर्णों के उच्चारण में जब हमारा जो मुख है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, मतलब ये जैसे कि इस तरह से ओपन हो जाता है, तो फिर वो विवृत कहलाता है। क्या कहलाता है? वो विवृत कहलाता है। ठीक है, विवृत मतलब पूरा विवृत हो गया, पूरा बन गया। उसके बाद में जिसमें जिन ध्वनि चिन्हों के उच्चारण में हमारा जो मुख है, ठीक है, वो पूरा ओपन नहीं होता बल्कि हाफ ओपन होता है, उनको कहा जाता है अर्धविवृत। ठीक है, अर्धविवृत, अर्धविवृत कहा जाता है। जिनके उच्चारण में मुख पूरा ओपन हो जाता है उनको विवृत कहा जाता है, और जिनके उच्चारण में मुख पूरा ओपन नहीं होता तो उनको अर्धविवृत कहा जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में कभी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप बोल के देख लीजिएगा। जैसे कि जब हम बड़ा आ बोलते हैं तो हमारा जो मुँह है वो पूरा खुल जाता है, तो बड़ा आ जो है वही केवल एक विवृत है। बाकी कुछ भी हम बोलते हैं स्वर में तो वो विवृत नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि वो कोई विवृत है ही नहीं, सब में पूरा मुख नहीं खुलता है कोई भी स्वर में बाकी जो है। उसके बाद में जो अर्धविवृत है उसमें हमारा हो गया जो छोटा आ है, उसको भी हम थोड़ा सा हल्का सा दबा के बोलते हैं, उसमें भी हाफ जो ओपन है हमारा मुख होता है। उसके बाद में ए बोलते हैं तब भी हमारा जो मुख है वो हाफ ओपन होता है। तो आ, आए और ओ, इन तीनों में हमारा जो मुख होता है वो हाफ ओपन होता है, इसलिए ये हमारे अर्धविवृत कहलाए जाते हैं। ठीक है, और बड़ा आ में क्या होता है? हमारा मुख पूरा ओपन होता है, तो हमारा ये जो बड़ा आ है इसको विवृत कहेंगे। बस ऐसे ही आपके जो संवृत होते हैं उनको भी हम ऐसे ही समझेंगे, लेकिन उसको हम आगे कभी समझेंगे। अभी ये क्वेश्चन था तो हमने इसको समझ लिया, ज़्यादा टाइम लग गया होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, समझने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए। एक बार समझ लीजिए, ज़िंदगी भर वो उसी में मत अटके रहिए, एक बार समझिए ध्यान से, बस ख़त्म कहानी। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर उच्चारित किए जाने वाले उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। तो प्रयत्न के, देखिए प्रयत्न के आधार पर पूछा है, तो प्रयत्न के आधार पर जो उच्चारित किए जाने वाले उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। हिंदी में कल हमने इसी का आधा जो भाग है वो हल किया था, उसमें ज़्यादातर इतिहास के वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे, और अब जो हम ये हल कर रहे हैं इसमें थोड़े स्तरीय प्रश्न होंगे, प्लस इसमें व्याकरण के भी प्रश्न होंगे, और व्याकरण के काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है स्पर्श संघर्षी अथवा अर्ध संघर्षी ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो स्पर्श संघर्षी अथवा अर्ध संघर्षी ध्वनियाँ हैं हमारे चा, छा और जा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 67 नंबर हमारा प्रश्न है, संविधान की किस धारा में अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है? तो 350 में कही गई है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप इस तरह के प्रश्न जो राजभाषा से संबंधित जितने हमारे पास अनुच्छेद लगे हुए हैं उनको ज़रूर याद करिए, क्योंकि इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए देखते हैं 51 में क्या कहा गया है, प्रचार प्रसार कहा गया है। 48 में क्या कहा गया है? 48 में कहा गया है कि 48 में कहा गया है कि जो हमारे उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है वहाँ अंग्रेज़ी चलेगी। उसके बाद में 49 में क्या कहा गया है? 349 में मेनली ये कहा गया है कि जब संविधान लागू होगा उसके 15 वर्ष के मतलब 15 वर्ष की अवधि में कोई भी ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, और राष्ट्रपति जो अनुमति देगा भी ये किसके उस पे देगा? तो ये राजभाषा आयोग और भाषा समिति के मतलब प्रतिवेदन पर देगा। ठीक है, राजभाषा आयोग प्लस भाषा समिति जो है उसकी सिफारिशों पर जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भाषा के लिए जो प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जाएगा वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही किया जा सकता है। ये जो प्रावधान है ये 349 में किया गया था। 350 में हमारा अल्पसंख्यक बच्चों के अधिकार के लिए कहा गया है, 351 में प्रचार प्रसार, 348 में अंग्रेज़ी भाषा जो न्यायालय हैं उसमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959 में
निम्नलिखित में कौन सा सुझाव शामिल नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग इनको बहुत अच्छे से हल करिए, क्योंकि बहुत स्तरीय प्रश्न हैं इसमें, भाषा विज्ञान के दिए हैं, एकदम नेट लेवल के प्रश्न हैं। देखिए, जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का ज्ञान प्राप्त ना कर ले, वे अंग्रेजी में कार्य करते रहेंगे। उसके बाद में इसमें पूछा क्या है कि राजभाषा समिति ने कौन से सुझाव दिए हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि 45 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण में से छूट दे देनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अगला जो चलते हैं हम, तीसरा क्या कह रहा है कि 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, इस तरह की बात राजभाषा समिति कह रही है। उसके बाद में 4th नंबर जो हमारा ऑप्शन है कि 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो और अंग्रेज़ी को सद्भाषा का स्थान दिया जाए। इसमें पूछ क्या रहा है, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि संसद की राजभाषा समिति जो है, इस 1959 में इसने कौन सुझाव शामिल नहीं किए हैं। तो कौन सा सुझाव शामिल नहीं किया है, ये तीनों, ये भी सुझाव शामिल किया है, ये भी 45 वर्ष वाला भी शामिल किया है। लेकिन जो ये हमारा 14 वर्ष वाला है कि 14 वर्ष की जो बच्चा है उसको मतलब 14 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये नहीं है। ठीक है, बल्कि मातृभाषा का ज्ञान कराना अभी जो NEP आया है उसमें जोड़ा गया है, लेकिन 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हिंदी का ज्ञान करा देना सभी भारतीयों को ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारत में केवल 10 राज्यों में इधर तरफ ही जो प्रमाणिक रूप से जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें बोली जाती है, बाकी सबकी अपनी अलग अलग भाषा है। और तमिलनाडु ने तो हिंदी का बहुत पुरजोर विरोध किया था, तो इसलिए ही राष्ट्रीय भाषा हिंदी को नहीं बनाया गया है, क्योंकि भारत में इतने सारे राज्य हैं और सभी अपना अलग अलग जो भाषा है सबकी अपनी अलग अलग है। उसके बाद में हम चलते हैं 69 नंबर पर, राजभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है, राजभाषा के संदर्भ में पूछा है, तो 1959 में राजभाषा संसदीय समिति की रिपोर्ट पर संसद में बहस चली। 1963 में राजभाषा अधिनियम हिंदी सरकारी संगठनों में लागू हुआ। 1975 में राजभाषा विभाग अस्तित्व में आया। 1982 में राजभाषा विभाग में तकनीकी प्रकोष्ठ आया। आज ये जो स्क्रीन है मेरी, ये थोड़ा सा स्विप कर रही है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि क्या जो है वो सही नहीं है। जब सही नहीं है वाले प्रश्न हम करते हैं तो इसका मतलब है हमारे 3 प्रश्न तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि अब आप बताइए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि 1982 में राजभाषा विभाग में तकनीकी जो प्रकोष्ठ है वो नहीं आया था, बल्कि कब आया था ये भी हम नोट कर लीजिएगा, 25 अक्टूबर। ठीक है, 25 अक्टूबर को 25 अक्टूबर 1983 को आया था। ठीक है, 82 को नहीं। राजभाषा समिति के राजभाषा विभाग में तकनीकी प्रकोष्ठ या कक्ष का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं 70 प्रश्न पर कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विकास में कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है। संपर्क भाषा जो हम लोग अगर मतलब हिंदी भाषी ही आपस में मिले तो वो ज़्यादातर हिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज़ी का भी प्रयोग करते हैं कई जगह पर, जैसे तमिलनाडु वाले अगर जो यूपी वाले हैं उनसे मिले, अगर उनको हिंदी नहीं आती तो वो जो कॉमन लैंग्वेज एक होती है वो अंग्रेज़ी भी बनती है, लेकिन कहीं कहीं पर हिंदी के भी कुछ वर्ड होते हैं जो समझ में आते हैं, क्योंकि भारतीय हैं तो आपको समझ में आएंगे। तो इसको हम प्रश्न को हल करते हैं, बहुत अच्छे से हल करिएगा। ये प्रश्न इजी होते हैं लेकिन इनमें गलत होने की संभावना ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि मतलब अधिक होती है, ज़्यादा अधिक क्या अधिक होती है। चलिए देखते हैं। भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सही है, सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संपूर्ण भारत में संप्रेषण का सबसे मुख्य जो माध्यम बनी वो हिंदी बनी। बिल्कुल सही, हिंदी ही बनी। साहित्य सर्जन की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। पूछा है कि साहित्य सर्जन की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी है। और व्यापार और वाणिज्य
जो व्यापार और वाणिज्य की बात की गई है उसका सर्वाधिक जो व्यवहार होता है वो हिंदी में होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें, एक सेकेंड, अगर हम देखें यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि संपर्क भाषा के विषय में पूछा जा रहा है। ठीक है, किसके विषय में? संपर्क भाषा के विषय में। और यहाँ पे क्या बात करी जा रही है? साहित्य सर्जन की सर्वाधिक प्रयोग। तो ये हमारा जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संपर्क भाषा में साहित्य सर्जन से हमें कोई लेना देना नहीं होता। साहित्य सर्जन किस भाषा में हुआ, किस भाषा में नहीं हुआ, हमें इससे नहीं मतलब है, बल्कि जो आम जनता बोल लेती है और जो समझ लेती है वो भाषा जो है वो मायने रखती है। तो हमारा ऑप्शन उसका हो जाएगा सी। 71 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याताओं में साधारणीकरण पर प्रकाश डालने वाले प्रथम आचार्य कौन है? तो आपको पता होगा ये कि ये इसके जो हैं वो कौन है। क्या पूछा है? साधारणीकरण पर प्रकाश किसने सबसे पहले डाला है? तो भट्ट नायक ने सबसे पहले साधारणीकरण पर प्रकाश डाला है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य कुंतक ने इनमें से किस काव्य प्रयोजन को स्वीकार नहीं किया है? क्या पूछ रहे हैं? स्वीकार नहीं किया है। और क्या किस पे बात की जा रही है? काव्य शास्त्र के प्रश्न आ गए हैं। और कौन से हैं, किस आचार्य की बात की जा रही है? कुंतक का काव्य प्रयोजन क्या है ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो चलिए चलते देखते हैं। शास्त्र ज्ञान को सरस सुग्राह्य शैली में प्रस्तुत करना, बी ऑप्शन है कि सद्व्यवहार एवं औचित्य का बोध कराना, चमत्कारी अद्भुत आनंद अनुभूति कराना। ठीक है, फिर उसके बाद में शास्त्रीय ज्ञान की आज ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, वरना मेरी स्क्रीन एकदम सेट रहती है। थोड़ी सी तकनीकी समस्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आनंदमयी अनुभूति कराना, तो इसका जो, एक सेकेंड, अगर सही हो जाए तो मैं भी सही करती हूँ इसको। आचार्य कुंतक ने, ठीक है हम देख लेते हैं। चलिए, शास्त्र ज्ञान को सरस और सुग्राह्य शैली में माना है आचार्य कुंतक ने। सद्व्यवहार औचित्य का बोध कराना, देखो कुंतक ने जो 3 वो माने हैं, क्या उसको कहते हैं, काव्य प्रयोजन, वो मैं आपको कौन कौन से 3 माने हैं। सबसे पहले तो उन्होंने माना है चतुर्वर्ग की प्राप्ति। ठीक है, चतुर्वर्ग मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भामा ने भी माना है। ठीक है, और भी लोगों ने माना है, आप अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति। दूसरा उन्होंने माना है व्यवहार ज्ञान। ठीक है, कुंतक ने क्या माना है? व्यवहार ज्ञान। और तीसरा माना है परम आह्लाद। ठीक है, परम आह्लाद मतलब आनंद के साथ काव्य का प्रयोजन। चतुर्वर्ग की प्राप्ति मतलब कुंतक ने माना है, प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य, काव्य क्यों रचा जा रहा है। तो कुंतक ने ये माना है कि जो काव्य रचा जा, मतलब काव्य अगर कोई रचे या मैं रचता हूँ तो मैं किस प्रयोजन से रचता हूँ, मुझे चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो मुझे मतलब चाहिए। सबसे पहले धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, मतलब धर्म से जुड़ा हुआ काव्य होना चाहिए। उसके बाद में अर्थ मतलब जो हमारा क्या उसको पैसा है, धन है, उससे धर्म, अर्थ, काम मतलब जो काम का अर्थ है इंद्रियों के सुख और आनंद की अनुभूति। उसके बाद में है मोक्ष का अर्थ है कि मोक्ष मतलब मुक्ति, परम आनंद और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके बाद में व्यवहार ज्ञान अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में परम आह्लादित होना चाहिए। तो व्यवहार ज्ञान बोला है, तो व्यवहार ज्ञान तो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, शास्त्र ज्ञान की तो बात नहीं की, तो शास्त्र ज्ञान हमारा यहाँ कट हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं कहा कि शैली की भी बात नहीं की उन्होंने, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की, व्यवहार की बात की और परम आह्लाद की बात की। तो और औचित्य का बोध कराना बिल्कुल सही है। फिर चमत्कारिक अद्भुत आनंद की अनुभूति भी बताया, आनंद की अनुभूति भी बताया। यहाँ पे देखिए, शास्त्र ज्ञान को सरस करना नहीं, मतलब शास्त्रीय ज्ञान, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में शास्त्रीय ज्ञान की आनंदमयी अनुभूति बताया है, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान को सरस या सुग्राह्य शैली में प्रस्तुत करना, इस तरह की कुंतक ने कोई भी बात नहीं की है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पूछा है कि नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले जो हम प्रश्न पे चलते हैं,
अगला जो हमारा प्रश्न है, आज आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न भी बहुत डीप हैं और अच्छे से समझ के पढ़िए ताकि आपको भूले ना और आपका जो प्रश्न है वो अच्छे से तैयार हो जाए। आचार्य विश्वनाथ निम्नलिखित में से किस तत्व की व्याप्ति रस में नहीं मानते हैं? तो आचार्य विश्वनाथ की जो रस की व्युत्पत्ति माना है इन्होंने, वो एक पूरा श्लोक है। आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन उसके जो उन्होंने बिंदु माने हैं, उसकी जो व्याख्या है वो कुल उन्होंने शायद 8 माने, 8 या 7 हैं, संभवतः 8 हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगी। उसमें से जो नहीं है, इसमें क्या पूछा है कि जो किस तत्व में रस की व्याप्ति नहीं मानी है, तो नहीं मानी है तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आध्यात्मिक आनंद इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन माना क्या क्या है? 3 तो आपको यहाँ पे मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा। आनंद में विद्यांतर स्पर्श शून्य और ब्रह्म स्वाद सहोदर। इसके अतिरिक्त क्या क्या माना है? इसके अतिरिक्त माना है अखंड। रस क्या होता है? अखंड होता है। उसके बाद उन्होंने क्या माना है? स्वप्रकाश माना है। स्वयं प्रकाश मतलब खुद से प्रकाशित होता है, स्वप्रकाशित होता है। आनंद में माना है, आनंद में तो आपने लगा लिया। चिन्मय भी माना है, ठीक है, चिन्मय माना है, चिन्मय माना है। उसके अतिरिक्त इन्होंने माना है कि लोकोत्तर चमत्कार प्राण माना है। ठीक है, लोकोत्तर, आज कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं। लोकोत्तर चमत्कार प्राण माना है इन्होंने। ठीक है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण माना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित होता है, इन्होंने ये माना है कि इस तरह से जो रस है वो आस्वादित होता है। 7 या 8 माने हैं। अगर आपको कंफर्म पता हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स करिएगा, अन्यथा मैं देख के कमेंट कर दूँगी क्योंकि बहुत दिनों से मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे याद नहीं आ रहा है। और इसके बाद में हम चलते हैं अपने 74 नंबर प्रश्न पर। 74 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है तददोषो शब्दार्थो सगुणावनल कृति पुनः क्वापि, बहुत फेमस है, मम्मट की है। ठीक है, आगे चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न है कि अरस्तु की कौन सी रचना नहीं है? अरस्तु की रचना पूछा है और नहीं पूछा है, मतलब 3 अरस्तु की रचनाएं हैं, एक नहीं है। तो द पोएटिक्स है, द फिलोबिस है, द फिलोबिस नहीं है, अरस्तु की नहीं है, बल्कि किसकी है? प्लेटो की है। किसकी है? प्लेटो की। पॉलिटिक्स रेटोरिक है इनकी, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लेने वाला, उसमें जल्दी जल्दी बताते हैं क्योंकि बहुत लेंदी प्रश्न है और समय लेने वाले प्रश्नों में हमें समय देना पड़ेगा। इनमें से कौन काव्य विषय प्लेटो की मान्यता नहीं है? नहीं है वाले प्रश्नों में बहुत टाइम लगता है। चलिए देखते हैं क्या पूछा है कि काव्य रचना संप्रेषण और भावना तीनों के पीछे देवीय प्रेरणा काम करती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अरस्तु ने जो प्लेटो ने सब जो काव्य का मूल सर्जन या उसकी प्रेरणा माना है तो वो देवी प्रेरणा माना है। ठीक है, और उसके बाद में कवि देवी शक्ति का माध्यम मात्र होता है। मतलब उन्होंने माना है कि कवि जो देवी शक्ति होती है, इन्होंने माना है ना कि जो भी चित्रकार करता है या फिर जो भी राइटर लिखता है, कविता लिखता है या कुछ भी, तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल प्रकृति का अनुकरण है। मतलब उसमें राइटर का अपना कोई महत्व नहीं है, राइटर उसमें कोई काम नहीं करता, राइटर उसमें कुछ नहीं है, बस केवल एक माध्यम है। ठीक है, बस वो माध्यम है, बाकी सारी शक्ति, सारी प्रेरणा कौन देता है? देवी शक्ति होती है। और इसलिए इन्होंने जो सर्जक है, जो कलाकार है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं मानी। लेकिन इनके जो शिष्य हैं अरस्तु, उन्होंने ये कह दिया कि ऐसे तो सभी के मतलब आप खुद सोच लीजिए कि ऐसे तो सभी के पास देवी शक्ति होती है, सभी को ईश्वर ने शक्ति दी होती है, लेकिन सब तो नहीं लिख सकते ना, सब तो नहीं वो चीज़ करते हैं। तो कुछ अपना भी लगाना पड़ता है और अपनी सर्जना भी करनी पड़ती है, अपने अंदर भी झाँक के देखना पड़ता है, अपनी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो इसलिए जब वो अपना जो सर्जन करता है, उसी को अरस्तु ने पुनर्रचना कह दिया है। ठीक है, पुनर्रचना करता है। तो इनके जो शिष्य अरस्तु हैं, उन्होंने ही इनकी मान्यताओं को खारिज किया है। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रश्न है, ये दोनों सही हो जाएंगे इनके हिसाब से, प्लेटो के हिसाब से पूछ रहे हैं ना। अब चलिए चलते हैं, दूसरा देख लेते हैं। 2 ऑप्शन और कौन कौन से हैं? 2 ऑप्शन है कि
काव्य ईश्वर का कृतित्व है। काव्य जो है वो ईश्वर का कृतित्व है, ये भी माना है, बिल्कुल माना, अभी मैंने बताया। फिर काव्य रचना के लिए सचेष्ट प्रयास आवश्यक है, ये नहीं माना, क्योंकि इन्होंने माना कि काव्य जो है वो किसकी है, ईश्वर की कृति है, तो हम सचेष्ट प्रयास क्यों करें। जो कुछ ईश्वर मतलब जो ईश्वर की बाड़ी में मतलब ईश्वर की तरफ से जो भी चीज़ें हमें आ रही हैं बस उनको हूबहू हमें वैसे ही लिख देना है और उसमें कुछ अपना प्रयास नहीं करना, अपनी कोई चेष्टा नहीं लगानी है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा आंसर हो जाएगा डी इसका। 77 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कौन सा आएगा, आप बताइए इसका आंसर बताइए, मैं अभी आती हूँ। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप काव्य दृश्य दिखाई दे रही है ना आपको। काव्य दर्श किसकी है, काव्य दर्श दंडी की है, आपको पता है। दंडी कौन सी शताब्दी के हैं, 6वीं के हैं। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की, और ध्वन्यालोक किसकी कौन सी शताब्दी की, 9वीं शताब्दी की। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के हैं। फिर उसके बाद में काव्य प्रकाश मम्मट की है, और मम्मट कौन सी शताब्दी के हैं, 11वीं के हैं। ठीक है, मम्मट 11वीं के हैं। साहित्य दर्पण किसकी है, तो साहित्य दर्पण जो है ये विश्वनाथ की है, और विश्वनाथ कौन सी शताब्दी के हैं, कौन सी शताब्दी के हैं, 14वीं शताब्दी के हैं ना। तो ये जो अगली हो जाएगी ये विश्वनाथ की हो जाएगी। आज आप लोगों को थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। ठीक है, विश्वनाथ ये 14वीं शताब्दी हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसे डिटेल में जब मैं आपको आंसर हल कराती हूँ तब आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है या आपको फटाफट से आंसर बताऊँ और बस निकलते जाऊँ, इस तरह से जैसे आप बताएंगे मैं वैसे हल करा दूँगी। लेकिन डिटेल में पढ़ने का एक फ़ायदा ये रहता है कि हम चारों तरफ अपना दिमाग दौड़ाते हैं, तो जो गलतियाँ हम परीक्षा हॉल में करना मतलब होने को होती हैं वो यहाँ पे होती हैं, और फिर उसमें हम चारों तरफ एक बार दिमाग के घोड़े दौड़ा लेते हैं। चलिए अगला चलते हैं 78 पे। और भावकत्वम साधारणीकरणम किसकी परिभाषा है, तो 78 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भट्टनायक की परिभाषा है। ठीक है, अगला जो हम चलते हैं, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण कौन मानता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारे आचार्य हैं हिंदी के, उन्होंने भी साधारणीकरण के बारे में कुछ बोला है। 6-7 परिभाषाएं ऐसी हैं जो हमेशा घुमा फिरा के वही पूछते रहते हैं, आप उन्हीं को याद कर लीजिए बस, और 2-3 तो इसी में आ गई हैं। ठीक है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण कौन मानता है, तो कवि की जो अनुभूति है उसका साधारणीकरण नगेंद्र मानते हैं। अभी मैं बता भी दूंगी आपको कि कौन किससे मानता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुभूति का कौन मानता है, तो नगेंद्र मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 80 नंबर हमारा प्रश्न है कि साधारणीकरण के संबंध में आचार्य विश्वनाथ का क्या मत है। तो विश्वनाथ जी क्या मानते हैं, तो सी मानते हैं कि आश्रय के साथ सामाजिक तादात्म्य में हो जाना ही क्या है, साधारणीकरण है, आश्रय के साथ में। ठीक है, ये विश्वनाथ मानते हैं। फिर साधारणीकरण स्थायी भाव का होता है, ये कौन मानता है, ये मानते हैं जो भट्टनायक जी हैं वो मानते हैं। ठीक है, साधारणीकरण आलम्बनत्व का धर्म होता है, ये कौन मानता है, ये शुक्ल मानते हैं। ठीक है, ये कौन मानता है, शुक्ल मानते हैं। फिर साधारणीकरण कवि की अनुभूति होता है। ठीक है, कवि की अनुभूति होता है, अभी हमने ऊपर देखा नगेंद्र ने माना था। ठीक है, ऐसे ही जब हम प्रश्न हल करते हैं तो हमें आगे आने वाले भी प्रश्न में फ़ायदा होता है। चलिए अब चलते हैं हम, रत्नाकर जी से बातचीत साक्षात्कार कृति के लेखक कौन है। तो रत्नाकर बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं, रत्नाकर जी से बातचीत। आगे हम चलते हैं, मतलब ये जो पेपर है ये मैंने देखा तो इसमें हर तरफ से प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब सबसे एक दो प्रश्न हर चीज़ से पूछे गए हैं। बहुत अच्छा पेपर है ये। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, आंसर सही हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, 83 नंबर प्रश्न है, इनमें से भीष्म साहनी जी का कहानी संग्रह नहीं है। क्या पूछे, नहीं है, तो भाग्य रेखा है, पहला पाठ है, भटकती राख है, मंजिल नहीं है इनका। ठीक है, मंजिल किसका है ये आप लोग बताइएगा अगर आपको पता हो।
अगले प्रश्न पर चलते हैं 84 पे कि राजेंद्र यादव के कहानी संग्रह जहाँ लक्ष्मी कैद है का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1957 है। यूपीएससी में लगी भी हुई है और बहुत अच्छी कहानी है, आपको पढ़नी चाहिए। चित्रलेखा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है तो 1934। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सत्य एक है वास्तविकता का ज्ञान चित्रलेखा उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? मार्ग वही ठीक है जिससे शांति और सुख मिल सके। यह जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला चलते हैं। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारियों का राज्य है। यह कथन किसका है? जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं तो यह कथन है मिर्ज़ा खुर्शीद, लिखा है लेकिन मिर्ज़ा खुर्शीद है और इनका कथन है। अगला जो हमारा प्रश्न है 89 नंबर कि गांव क्या था? पुरवा या 10-12? पुरवा या 10-12 घरों का जिसमें आधे खपरेल के थे आधे फूस के। यह संवाद किस रचना से है? तो यह गोदान से है। अगला हमारा प्रश्न जो है 90 नंबर की प्रेमचंद के उपन्यासों का रचना काल आरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आता है? कायाकल्प आता है। इसमें जो 4 दिए हैं 1926 में कायाकल्प, आपको पता है। निर्मला कब आता है? गबन। उसके बाद कर्मभूमि, ठीक है। तो निर्मला का कौन सा सन है? निर्मला का 1927 है, ठीक है। फिर उसके बाद में गबन का 1931 और कर्मभूमि का 1933। कर्मभूमि में हिंदू मुस्लिम एकता दिखाया है इन्होंने और अछूतोद्धार और दलित किसान की कथा है इसमें। और गबन में क्या है? गबन में है मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। और निर्मला में क्या है? निर्मला में आप सबको पता है कि दहेज और अनमेल विवाह है। कायाकल्प में क्या है? तो कायाकल्प में पुनर्जन्म और राजा के अत्याचार और अब विलास का चित्रण है और प्रेम का भी चित्रण है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कायाकल्प, निर्मला, गबन और कर्मभूमि। आगे चलते हैं हम अपने 91 नंबर प्रश्न पर कि छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो यह कथन कालिदास का है। जब कालिदास को लेने कौन आता है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन का सही क्रम क्या है? तो आषाढ़ का एक दिन 1958 और लहरों के राजहंस 1963 और आधे अधूरे 1969। आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है? यह कथन किसका है? तो यह स्कंदगुप्त का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? तो स्कंदगुप्त तो है, भट्टार्क भी है, बंधु वर्मा भी, सिंहरण चंद्रगुप्त का है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो कौन सा उपन्यास सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो ये तो है मुझे चांद चाहिए भी है, दो मूर्खों के लिए गुलदस्ता भी है, अंधेरे से परे भी है। आंसर हो जाएगा इसका आंगन का कोठा नहीं है, ठीक है। ये तीनों सुरेंद्र वर्मा जी के उपन्यास हैं, नोट कर लीजिएगा। हम ज़्यादातर सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक पढ़ते हैं, उपन्यास नहीं पढ़ते, तो उपन्यास भी आप देख लीजिएगा। मुझे चांद चाहिए, अंधेरे से परे और दो मूर्खों के लिए गुलदस्ता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5 प्रश्न बचे हैं। खंडित यात्राएं किस रचनाकार का यात्रा वृत्तांत है? तो खंडित यात्राएं किसका है? कमलेश्वर का है, ठीक है।
अगला चलते हैं, राहुल सांकृत्यायन कृत यात्रा वृत्तांत है। नहीं है, पूछा है कि नहीं है, तो मेरी यात्राएं इनका नहीं है। बाकी घुमक्कड़ शास्त्र है, एशिया के दुर्गम भूखंड है, मेरी तिब्बत यात्रा भी है। अगला चलते हैं कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग रचना किसकी है, तो ये हरिशंकर प्रसाई जी की है। देखिए, इसमें हर तरफ से प्रश्न आए हैं कि मतलब यात्रा वृत्तांत से भी आए हैं, संस्मरण से भी आए हैं, हर एक चीज़ से, हर जगह से आए हैं प्रश्न। अच्छा पेपर है, पूरे मतलब सिलेबस को यूटिलाइज करके और सिलेबस के साथ जस्टिफाई किया इन्होंने। इनमें से शरद जोशी की व्यंग रचना नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है, तो शरद जोशी की जो रचना नहीं है वो सी नहीं है। अतिथि कक्ष इनकी रचना नहीं है। बाकी ये हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र बहुत फेमस इनकी रचनाएं हैं। अतिथि कक्ष किसकी रचनाएं हैं, मतलब रचना है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है। मनोहर श्याम जोशी की साक्षात्कार पुस्तक का नाम बताइए। तो मनोहर श्याम जोशी की जो साक्षात्कार पुस्तक है, इसका जो आंसर हो जाएगा बातों में। ठीक है, ये मनोहर श्याम जोशी की है। बाकी शोक सुराही किसकी है, आपको पता होगा कि शोक सुराही बहुत फेमस अमृता प्रीतम की रचना है। ठीक है, किसकी है, अमृता जी की रचना है। फिर उसके बाद में प्रीतम। ठीक है, दूसरा जो है मेरी मुलाकातें, ये किसका है, तो मेरी मुलाकातें माजदा असद का है। माजदा, ये नई रचनाओं में आप याद कर लीजिएगा, साक्षात्कार की कृतियाँ अगर ना याद हो आपको, माजदा असद, ये इनकी हो गई। उसके बाद में संवाद चलता रहे, ये किसकी है, तो संवाद चलता रहे ये जो है, ये किसकी है, कृपा शंकर चौबे जी की है। ये किसकी है, कृपा शंकर चौबे। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे जो 100 प्रश्न क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट होते हैं। कैसे लगे आपको प्रश्न, और कैसे लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जो वीडियो इतनी मेहनत से बनाए जा रहे हैं ये और लोगों तक पहुँचें, और हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे कि हाँ, जो हम कर रहे हैं वो कितने और लोग भी बेनिफिट इससे हासिल कर सकें। चलिए चलते हैं। आज कुछ थोड़ी सी दिक्कतें रही हैं, हमारी जो पीपीटी है वो इधर उधर हो रही थी, और जो हमारी स्क्रीन है वो सेट नहीं बैठ रही थी, तो उसके लिए सॉरी। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और बहुत जल्द मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। और हाँ, मैं जिन्होंने पिछले वीडियो में जो आंसर दिया था उनका नाम है, अभी मैं देख के बता, उनका नाम है उर्मी, हिंदी साहित्य से है, उर्मी नाम है उनका। ठीक है, उर्मी जी, आपका आंसर सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी रोहित जी ने भी कमेंट किया है, और अर्चना त्रिपाठी जी ने कमेंट किया है। आप सभी लोग का बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर करिए हमारे क्लास को, ताकि जो वीडियोस हम बनाते हैं वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज का जो मेरा प्रश्न है, मैं आज भी एक प्रश्न रखना चाहती हूँ। तो आज का जो प्रश्न है वो हमारा, एक प्रश्न मैंने छोड़ा था बीच में कि वो प्रश्न मैं आपको आज के लिए दूंगी। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि प्रेमचंद पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार हैं, यह कथन किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है, रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कि रामविलास शर्मा जी का है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। आज का ये प्रश्न है हमारा, और मिलते हैं। आई होप कि आप लोग इसका भी अच्छे से आंसर देंगे अगले वीडियो पे। और कल से वीडियो जो है वो 7:30 बजे चैनल पे आ जाएगी। धन्यवाद।